स्वागत है आपका द स्टेट सेंटिनल में और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर में जहां इस वक्त डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, क्या कुछ चल रहा है डीडीसी इलेक्शन में, उसकी बातें होनी चाहिए, उसी के बीच में इस वक्त राजनीतिक जो उठापटक है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। देखा जाए तो एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है और दूसरी पार्टी भी वही करती नज़र आ रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से पैंथर्स पार्टी के ऑफिस में बीजेपी की महिला मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता थी वो आ गए थे। उसी के दूसरे दिन इसी का उलट हुआ, पैंथर्स पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता थी वो बीजेपी की तरफ पड़ी। और अब आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो काफ़ी वायरल होगा जिसमें जो पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हैं हर्षदेव जी, उनकी कुछ झगड़ा दिखाई दे रहा था जिसमें कुछ ऐसे शब्द भी प्रयोग है जिसके बाद वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। उसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आप देख सकते हैं कि हर्षदेव जी खुद हैं। अभी इन्होंने एक दिन पहले भी प्रेस वार्ता की और आज फिर से प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आखिर क्या है, बैक टू बैक ये मीडिया के सामने आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, सर क्या शिकायतें हैं, क्योंकि गुस्सा आपने काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो में दिखा दिया। अभी एक दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या बात क्या चल रही है? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने एक गुंडागर्दी की इंतहा कर दी है जम्मू कश्मीर के अंदर, न केवल निज़ाम को गुंडागर्दी से चलाने की कोशिश की जा रही है बल्कि इलेक्शंस के अंदर भी उसी गुंडागर्दी को चलाकर उन्होंने वोट हासिल करने की कोशिश की है। और इसमें प्रशासन उनका पूरा समर्थन करता रहा है। ख़ासतौर पर ज़िला उधमपुर की बात करें तो उसको उन्होंने एक अखाड़ा बना दिया था, क्योंकि वहाँ इनका जो है अपनी साख पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। और पैंथर्स पार्टी का वहाँ जो एक वलवला लोगों के अंदर है और पैंथर्स पार्टी को लेकर जो उम्मीदें लोगों के हैं, उससे इनको लगता था कि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है उधमपुर में। इसलिए इन्होंने वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा न केवल केंद्रीय मंत्री बुलाए, हमने कहा ठीक है, अच्छा है, आप जहाँ से भी बुलाइए, अपनी बात कीजिए और हमें भी अपनी बात कहने दीजिए। लेकिन हमारे वर्कर्स के ऊपर इन्होंने बार बार हमले करवाए, बार बार उनको गाली गलौज उनके साथ किया, महिलाओं के ऊपर हमले करवाए। मंजू सिंह जी हैं, मेरी पत्नी हैं, वो खून से इलेक्शन लड़ रही थी जहां बीजेपी के एक्स एमएलए का घर है। तो वहाँ पहले उनके ऊपर एक हमला होता है। एक आदमी शराब पिए हुए उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और उनको ड्रैग करता है बाहर। लोग उसको जब पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं तो वो आदमी शराब पिए हुए निकलता है। और वो शराबी जो है वो कहता है कि मुझे एक्स एमएलए ने भेजा था कि तू जाकर मंजू सिंह के ऊपर इस तरीके से हमला कर देना। उस आदमी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। फिर हम जब एक मीटिंग करते हैं वहाँ खून के अंदर, तो जलसा हमारा पब्लिक मीटिंग, लास्ट रैली होती है, वहाँ एमएलए का भाई 10-15 लोगों को लेकर आ जाता है और बाहर नारेबाजी शुरू कर देता है। और उसका जो प्लान था वो हमने पहले पुलिस को बताया हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। पैंथर्स पार्टी ने किसी के खिलाफ कोई प्रदर्शन इन इलेक्शन के दौरान किसी रैली के बाद जाकर नहीं किया, ना ही किसी की रैली को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। लेकिन उस एमएलए का भाई 10-15 लोगों के साथ वहाँ हमारी रैली के बाद मुर्दाबाद के नारे लगाने आता है और गंदी गंदी गालियाँ बकना शुरू कर देता है। और पुलिस फिर भी उसके खिलाफ रैली डिस्टर्ब करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसी तरीके से एक हादसा ये जो अभी हुआ है जिसमें एक आदमी आता है, बीजेपी का वर्कर है, और वो जब हम वोट डालने के लिए, मैं और मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, रिसेंटली वीडियो वायरल हुई उसी की बात, उसी में जब मैं वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ के अंदर जाता हूं तो वो पीछे से घुसता है अंदर। उसको वहाँ घुसने का कोई अधिकार नहीं है। दरवाजे से आके वो चिल्लाता है, मेरी बीवी को गाली देता है, मेरे स्वर्गीय पिताजी को गाली देता है, मेरे बच्चों को गाली देता है। और फिर वहां से वो देखता है कि अब ये वोट डाल रहा है, ये बाहर नहीं आ सकता है। जब तक मैं बाहर निकलूंगा तब तक वो अपना लाइव सेट बाहर कर लेता है कि जब ये बाहर निकलेगा तो ये रिएक्ट करेगा। और रिएक्शन इसका खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि उसने गंदी गालियां मेरी वाइफ के लिए ना केवल उस दिन बकी बल्कि 6 दिनों से वो बक रहा था और सोशल मीडिया के ऊपर चला रहा था। जब मैं बाहर निकला उसने लाइव वो जो है अपना सिस्टम सेट किया हुआ था, वहां जाके बैठ गया। और फिर उसने ये सोचा था कि मेरे ऊपर ये हमला ज़रूर करेगा और इसका इशू मैं बनाऊंगा, क्योंकि उसने पहले से एक प्लानिंग अपने की हुई थी अपने पार्टी नेताओं के साथ, जिसका बाद में खुलासा भी हो गया। मैंने शुक्र ये मनाइए कि मैंने सिर्फ मुंह से बात की। मेरी जगह कोई और होता शायद उसको ज़मीन में जिंदा गाड़ देता। कोई पति बर्दाश्त नहीं करेगा उसके सामने उसकी पत्नी के खिलाफ कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे, उसके स्वर्गीय पिता के खिलाफ कोई गलत बात करे। कोई नपुंसक होगा या वो आदमी होगा जो मर गया हो, जिसमें कुछ हिम्मत बाकी है, या जो मर्द है वो तो बर्दाश्त करने वाला नहीं है।
मैं एक स्वाभिमानी आदमी हूं, मैं तो सिर्फ बोला, और कोई शायद होता तो पता नहीं क्या कर दिया होता। और इसका खुलासा, जैसे मैंने कहा, इसका खुलासा हुआ कि एक साजिश थी कि मुझे प्रोवोक करना है, और शायद इतने गंदे लफ्ज उसने कहे जो मैं मुंह से बयान नहीं कर सकता हूं, कि इन लफ्जों से ये जरूर प्रोवोक होगा और जरूर हमला करेगा। उसने सोचा था ये हमला करेगा, और उसका लाइव सेट उसने पहले वहां बाहर तैयार करके रखा हुआ था। मैंने कहा लाइव चलने दे बेटे, लेकिन दुनिया को पता लगे कि तुम कितने जलील हो, तुम्हारी पार्टी कितनी जलील है। और जब वो सारा खत्म हो गया, उसके बाद वो फोन करता है बीजेपी का एक्स एमएलए जो वहाँ का, उसको और कविंदर गुप्ता को, वहाँ से फ़ोन करके कहता है कि हमारा प्लान फेल हो गया। उसने ना तो कोई ऐसी गाली दी, ना मेरे ऊपर हमला किया है। और जब वो बोल रहा है, उनको रिपोर्ट दे रहा है, तो वो हमने वीडियो उसकी भी बना ली जो पूरे उधमपुर में चल रही है कि हमारा प्लान फेल हो गया, क्योंकि हर्षदेव तो प्रवोक ही नहीं हुआ इतना जितना हमने सोचा था। जो कुछ मैंने गाली बकी उसको, उसके मुताबिक उसने रिएक्ट नहीं किया है। तो बीजेपी वाले किस हद तक जा सकते हैं, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर वो सुन रहे हों तो मैं लानत भेजना चाहता हूं उनको यहाँ से। लानत है आपके ऊपर। आप तो अपनी महिलाओं को इस्तेमाल करते हो पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन हमारी महिलाओं की तरफ अगर आंख उठा के देखोगे तो आंखें नोच लेंगे आपकी। ये हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ से, अगर आप सुन रहे हैं तो। नहीं तो सुन लीजिए, वीडियो मंगा लीजिए कहीं से। आपकी महिलाएं ये कहती हैं कि आपकी पार्टी में प्रमोशन पाने के लिए महिलाओं को क्या क्या करना पड़ता है। दोबारा सुनाऊं क्या मैं? वो कहती हैं कि होटलों में भी बुलाते हैं आप लोग उनको। आपने उन फीमेल लीडर्स के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पता है आप उनको पार्टी से निकालेंगे ना तो वो आपका कच्चे चिट्ठे सारे खोल देंगे। मेरी चुनौती है, निकाल के दिखाइए उनको। और उन्हीं ने, जो आपकी महिलाएं हैं पार्टी के अंदर लीडर रही हैं, उन्होंने ये खुलासे किए हैं जो सारी दुनिया ने देखा है। आपका गंदगी भरा चेहरा जो है वो लोगों के सामने आ चुका है। लेकिन ये मत सोचिए कि आप बाकियों के साथ कोई इस किस्म के तजर्बे करने की कोशिश करेंगे या महिलाओं के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे तो पैंथर्स पार्टी वाले खामोश रहेंगे। सर, ये आपको चेतावनी है। ये बात आपने सही कही कि महिलाओं की रिस्पेक्ट तो हर जगह होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए, हिंदुस्तान के अलावा पूरे दुनिया में होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और अभी अगर बात करें, इसी बात में मैं फिर से आऊँगा, उससे पहले जिस तरह से आपने कहा कि महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए, आप ही की ही पार्टी की तरफ से एक वो बयान भी आया था मुजरे को लेकर, उस पर क्या कहें? देखिए, बलवंत जी ने ये कहा था कि नाचने वाली हैं कुछ लाए हुए हैं, और इसके ऊपर वो कलाकार हैं स्मृति ईरानी, इसमें उनको नहीं होना चाहिए था कोई वर्ड। जो मेरी बात सुन लीजिए। तो अपने वो जो है वो क्या वो टीवी के ऊपर फ्री का नाच गाना करती रही हैं, पैसे तो लेती होंगी वो। और उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की थी, उन्होंने नाम भी नहीं खैर उनका लिया था, उन्होंने कहा था नाचने वाली कुछ हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अगर ये उनको गलत है, अगर ये, तो उनके खिलाफ एफआईआर प्रशासन ने लगा दी। तो एफआईआर लगी। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ये है क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अगर सीधे तौर पर ये वो उनकी तरफ से ऐसा बयान आ जाता या आपकी तरफ से ये बयान आ जाता कि वो फ्लो में निकल गया, हम उस वर्ड को वापस ले लेते हैं, तो शायद इतना बवाल इस पे नहीं होता, आपकी भी वाहवाही होती कि हो गया, कि फ्लो में हो गया, आप माफ़ी मांग लेते उस वर्ड पे। नहीं, इस पे हुआ, भीम सिंह जी ने यहाँ बयान दिया, हम तो सब कैंपेन में थे। उन्होंने कहा कोई ऐसा लफ्ज़ अगर निकल गया है तो उन्होंने कहा था कि हमारा ये कभी इंटेंशन नहीं था कि किसी को इस तरीके से हर्ट करना है। अगर कहीं किसी से कोई ऐसा लफ्ज़ अक्सर होता है, अब मोदी जी भी इनके मुंह से एक बार निकल गया था कि शशि थरूर की जो वाइफ है सुनंदा पुष्कर जी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है वो, और उन्होंने उसको श्रूप नखा तक कह दिया था, कांग्रेस की जो लीडर है। तो अब क्या कहेंगे, उसके पीछे ही पड़ जाएंगे क्या? उनके ऊपर तो कुछ नहीं, एक्शन नहीं हुआ, लेकिन बलवंत मनकोटिया जी के खिलाफ तो एफआईआर लग गई है। अब आपने पैंथर पार्टी वालों के ऊपर एफआईआर तो लगा दी, लेकिन जिन्होंने पैंथर्स पार्टी की लेडीज़ के ऊपर हमला किया है, और जिस आदमी ने किया वो खुद भी कहता है कि ऐसे ऐसे एमएलए के कहने पे ऊपर हुआ है, और फिर गंदी गंदी गाली, अभद्र गाली जो है एक आदमी देता है सबके सामने, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्या यहाँ आपने एफआईआर करवाई? एफआईआर दी है, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। एफआईआर डाली है, किसी ने नहीं की।
फिर पैंथर्स पार्टी की सुनने वाला क्यों नहीं है कोई? यही तो वजह जानना चाहिए, क्योंकि नहीं, आप मिनिस्टर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। सुनेंगे वो बीजेपी वाले किसकी सुनते हैं भाई? वो तो कांग्रेस में जो यूनियन होम मिनिस्टर रहे हैं, प्रधानमंत्री के बाद थे, वो तो मनमोहन सिंह को नहीं मानते। वो कहते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, जो दुनिया का एक माना हुआ अर्थशास्त्री है, वो उसको कहते हैं। उसके ऊपर इल्जाम लगाए इन्होंने, होम मिनिस्टर को इन्होंने अंदर ठोक दिया। मुझे क्या समझते हैं ये लोग? ये तो बीजेपी वाले किसी की सुनते हैं क्या? और अफसर जो हैं वो तो इनकी चाकरी करते हैं। बहुत सारे बहुत अच्छे ऑफिसर भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जिनकी हम कदर करते हैं दिल से, लेकिन ऐसे ऑफिसरों को ये लगाते हैं, खास तौर पर उधमपुर में जो पुलिस प्रशासन को लगाते हैं, तो ऐसा लगाते हैं कि उसको पहले पता नहीं उसके साथ कुछ बातचीत होती होगी कि भाई ऐसे ऐसे पैंथर्स पार्टी के खिलाफ आप करना, उनके खिलाफ FIR लगानी है, बात के ऊपर FIR लगाती जाती है, पब्लिक मीटिंग करने जाओ तब FIR। अब देखिए बाहर से लोग आए हुए थे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मिनिस्टर्स आए हुए थे। हमने किसी मिनिस्टर के प्रोग्राम में कोई बिगड़ नहीं डाला, लेकिन जब हमारी मीटिंग्स होती थी तो हमारे बाहर जो है वो प्रदर्शन करते थे। बाहर से अंदर जलसा चल रहा है और बाहर से आ जाते थे। पुलिस वालों को बताया जाता था कि ये लोग प्रोग्राम बना रहे हैं हमारी मीटिंग को डिसरप्ट करने के लिए। MLA का भाई कई बारी जो है वो लोगों को लेकर आया और हमारी मीटिंग्स जहां चल रही होती थी पब्लिक, उसके बाहर वो मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू हुआ। अगर हम भी ऐसा कर देते, जो दिल्ली से मंत्री आए हैं, हम भी कर सकते हैं। उधमपुर में तो इनसे ज़्यादा हमारे साथ लोग हैं, वहां जाके हम मुर्दाबाद नहीं कर सकते थे जो केंद्र से मंत्री आए हुए हैं, लेकिन हमने नहीं किया, इन लोगों ने किया हमारे बाहर आकर, और प्रशासन ने इनको खुली छूट दी, कोई कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं की। और हमारे लोगों को फ्रिवलस ग्राउंड्स के ऊपर सिर्फ बीजेपी के कहने के ऊपर फलां बंदे के ऊपर FIR लगा दो तो वो FIR लग जाती थी। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि पुलिस को भी चाहिए कि वो रूल ऑफ लॉ को बहाल रखे, और कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है। ये नहीं है कि कुछ लोगों ने कानून अपनी जेब में डाल के रखा हुआ है। इलेक्शन की बात करता हूँ, कल काउंटिंग है, शाम तक रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। किस तरह से देखते हैं कि कल क्या होने वाला है, क्या कुछ बदलेगा? देखिए, अगर सही होता है, अगर कोई हेरा फेरी नहीं होती है तो पैंथर्स पार्टी जीत रही है, और उधमपुर से 14 की 14 सीटें जो है हम मानते हैं कि पैंथर्स पार्टी ले रही है। और अगर कहीं टैंपरिंग की होगी तो फिर अलग बात है, लेकिन अभी तक जो है हमें पूरा भरोसा है। इतना विश्वास कैसे आपको कि आपको लगता है कि उधमपुर? देखिए बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है, और बीजेपी के प्रति इतना गुस्सा है। इनकी मीटिंग्स में देख लीजिए, कोई लोग आ ही नहीं रहे थे, और जगह जगह इनको दुत्कारा लोगों ने। वहाँ जब ये मीटिंग में जा रहे थे, लोगों ने इनसे सवाल किए, इनके MLAs को तो अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे लोग, और जो बाहर से लोग आ रहे थे उनकी मीटिंग्स में भी ना के बराबर हाजिरी हो रही थी। आगे पीछे से लोगों को जो है वो गाड़ियों में बंद करके ले जाया जा रहा था कि वहीं कहीं ना कहीं सामने बैठने के लिए कोई इनको मिल जाए। और हमारी रैलीज़ में तो ना तो हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास इतने रिसोर्स हैं, इसके बावजूद भी लोग अपने तौर पर जो है हज़ारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो रही हुई थी। आपने देखा होगा सारे सोशल मीडियाज़ में, और जो रिपोर्ट्स आपको भी मिली होंगी, किस तरीके से लोगों ने इतना जोश और जुनून हमारी पब्लिक मीटिंग्स में था जितना आज तक कभी देखने को नहीं मिला। तो अब कल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उधमपुर में आपकी सीटें होंगी, आप जीत जाते हैं, अगर आपके पक्ष में सारे रिजल्ट आते हैं, तो क्या आगे का क्या रुझान रहेगा पैंथर्स पार्टी का? और इस वक्त की जो राजनीति जम्मू में चल रही है, मैं कश्मीर की नहीं, खासकर जम्मू की बात करूंगा, वो किस तरह की चल रही है? देखिए, जम्मू प्रांत के मसलों को पैंथर्स पार्टी उभारेगी, और एक एक मुद्दा जो है वो लोगों का मुद्दा जो है वो सामने लाएगी, लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। पैंथर्स पार्टी जो है वो जम्मू प्रांत को खास तौर पर जो इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए लड़ती रही है। हम कहते हैं दोनों खित्तों को, अब तो 3 रहे ही नहीं, अब तो 2 खित्ते रह गए हैं, दोनों खित्तों को आप अपना हिस्सा दीजिए। कश्मीर का जो बनता है वो कश्मीर को दीजिए, जो जम्मू का बनता है वो जम्मू को दीजिए, ताकि दोनों खित्तों के लोग जो हैं वो संतुष्टि एक उनको हो सके, एक सेटिस्फेक्शन हो, और उनको ये नहीं लगना चाहिए कि एक रीजन का हिस्सा काट कर किसी दूसरे रीजन को दिया जा रहा हो। और ख़ास तौर पर जम्मू में ये भावना हमेशा से रही है, तो इस भावना को ख़त्म करना जो है वो लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पैंथर्स पार्टी आने वाले वक्त में जो है वो काम करेगी। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने पूरा सुना कि क्या कहना है हर्षदेव जी का, कि किस तरह से बीजेपी की राजनीति इस वक्त चल रही है। सीधे इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि ये गुंडागर्दी है और ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। इन्होंने कहा कि हमारा जो लक्ष्य है वो हम लेकर रहेंगे, लेकिन बीजेपी की जो हरकतें हैं वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पूरी चर्चा से दीजिए इजाज़त, और आप बन रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ।